शरीर के लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, तत्व है। तो जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जैसे हम बात करते हैं कि जहाँ पर जल है वहीं पर जीवन है, तो इसी तरह हमारे शरीर में भी जल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हमारे शरीर का बहुत ज़्यादा भाग जो है वो जल से बना रहता है। ये भी सच है कि हम खाना खाए बिना शायद जिंदा रह सकें, पर पानी पिए बिना, जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अगर शरीर में जल की कमी हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, निर्जलीकरण, जो बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये भी माना जाता है कि जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनके शरीर में बच्चों की अपेक्षा, बच्चों के तुलना में कम जल होता है। दुबले पतले व्यक्ति के शरीर में जल का भाग अधिक होता है। तो इसके स्रोत कौन से हैं, सोर्स कौन से हैं, कहाँ से हमें पानी मिलता है, जल मिलता है शरीर में? तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स, जो भी हम पानी पीते हैं या लिक्विड लेते हैं, तरल पदार्थ जो भी हम पीते हैं, उनसे हमारे शरीर को जल मिलता है। जैसे चाय, फलों का रस, पानी, कॉफ़ी वगैरह, ये चीज़ें जो लिक्विड फॉर्म में आती हैं। ठोस पदार्थों के रूप में जल, कई ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनमें जल की मात्रा बहुत अधिक होती है। जैसे तरबूज हो गया, कद्दू की सब्ज़ी होगी, कद्दू हो गया, ऐसे ही और फल जिनमें जल दिखाई नहीं देता परंतु उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इसीलिए जैसे गर्मी के कुछ फल होते हैं, तो जैसे तरबूज है मुख्य तौर पर, तो ये इसीलिए लिए जाते हैं ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। पत्तेदार सब्जियां, सेब, ये ठोस चीज़ें हैं पर इनमें जल होता है। तीसरा है पोषक तत्वों के चयापचय क्रिया द्वारा उत्पन्न जल। देखो, चयापचय शब्द का मतलब पाचन, यहाँ पे भी आता है, पाचन भी लिख सकते हो। कार्बोज, वसा तथा प्रोटीन के पाचन के दौरान इनकी रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप भी शरीर में कुछ जल प्राप्त होता है। जब शरीर में कार्बोज या प्रोटीन या चर्बी अंदर जाते हैं, तो जब उनका पाचन होता है तो वहाँ पे रस निकलते हैं, तो उस समय भी वहाँ पर जल की उत्पत्ति होती है। तो इन तरीकों से शरीर में जल बना रहता है, तरल पदार्थों के रूप में, ठोस पदार्थों के रूप में, पोषक तत्वों के पाचन के दौरान। अब इसके फंक्शन क्या है, काम क्या क्या है, पानी क्या करता है शरीर में? शरीर निर्माण कार्य है, बॉडी बिल्डिंग वर्क्स। इसका मतलब क्या है कि शरीर में हमारे जितने भी टिश्यूज़ हैं, जितने भी सेल्स हैं, सेल से जीवन बनता है, सेल से मनुष्य का शरीर बनता है। तो हर सेल में, हर टिश्यू में पानी मौजूद रहता है और इसकी मात्रा अलग अलग होती है। जो अंग ज़्यादा क्रियाशील रहते हैं, जिनका ज़्यादा काम होता है और जिनके पाचन में ज़्यादा तेज़ी से क्रियाएं होती हैं, वहाँ जल की मात्रा अधिक होती है। जैसे यकृत क्या होता है? जिगर, लीवर में रस निकलते हैं क्योंकि वहाँ से। और मस्तिष्क, दिमाग। देखो, ये चीज़ ध्यान में रखो कि शरीर में जो हमारा दिमाग है या हमारा दिल है, इसको बचाने के लिए भी इसके आसपास जो पानी है या तरल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है ताकि ये बचे रहें शरीर के जो कोमल अंग है। उसी तरह हमारा दिमाग, इसके ऊपर भी चारों ओर पानी बना रहता है। यह कि मांसपेशियों में जल की मात्रा 80% तक होती है और इसी के विपरीत उल्ट, जैसे दांत हैं, दांतों में ज़्यादा पानी नहीं होता। वसा युक्त ऊतक, मतलब जिन टिश्यूओं में चर्बी ज़्यादा होती है वहाँ पर पानी कम होता है क्योंकि वो निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय मतलब उनका काम बहुत कम होता है। तो ये हो गया। आगे है वस्तुओं को घुलनशील बनाने के लिए। देखो, पानी जो है वो लगभग हर वस्तु जो है उसमें घुलनशील है।
हर चीज़ उसमें घुलनशील है। तो इसलिए ये शरीर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पाचन के दौरान, क्योंकि पाचन के दौरान शरीर में जब हमारा भोजन जो है आमाशय में पहुंचता है, तो वहाँ पर उसको भोजन को तोड़ने के लिए, उसे घुलनशील बनाने के लिए, उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए, पाचन के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसके बाद एक तो जब वो टूटता है, भोजन पचता है वहाँ पे उस समय, और उसके बाद उसको लिक्विड फॉर्म में बनाने के लिए, ताकि वो आगे जा सके, आंतों में पहुँच सके, उसके लिए भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो पाचन क्रिया में जो रस पैदा होते हैं, जो पैनक्रियाज से, लीवर से रस पैदा होते हैं, स्प्लीन से रस पैदा होते हैं, उनको लिक्विड फॉर्म देने के लिए भी पानी ही प्रयोग में आता है। तो पाचन के दौरान जब, ये आपको याद रहना चाहिए कि पाचन के दौरान पेट में जाता है, आमाशय में जाता है भोजन, उसके बाद कहाँ जाता है? आंत में, ठीक है, इंटेस्टाइन में। तो वहाँ पर ही भोजन का अवशोषण होता है। तो वहाँ पर भोजन का अवशोषण मतलब सोखा जाता है, वहाँ से उसके पोषक तत्व जो है वो सोखे जाते हैं। वो सोखे भी किस फॉर्म में जाते हैं? तरल फॉर्म में सोखे जाते हैं, ताकि वो हमारे लहू में, हमारे खून में घुलनशील बन जाए, शामिल हो सके वहाँ पे। तो यहाँ से जब आंत में अवशोषित हो जाते हैं, तो वहाँ से रक्त या लसिका द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। लसिका एक ग्रंथि है शरीर की कोशिकाओं के रूप में। तो यहाँ से लसिका और जो हमारा रक्त है, खून है, उसके द्वारा सारे शरीर में जल जो है वो पहुँचता है, पोषक तत्वों को पहुँचाया जाता है। कोशिकाओं में जल के माध्यम से अनेक रासायनिक क्रियाएं होती हैं। कोशिकाओं में बने वज्र का मतलब वेस्ट, जो गंदे पदार्थ बच जाते हैं, वेस्ट पदार्थ बच जाते हैं, फोकट पदार्थ बच जाते हैं, उनको द्रव में अवशोषित करके, द्रव में सोख कर फेफड़े तथा वक्रिक को और क्या लिख सकते हैं? गुर्दे, किडनी में पहुंचते हैं। तो किडनी का काम क्या है? वहाँ पर जाकर जो भी गंदे पदार्थ होंगे, जहरीले पदार्थ होंगे, फोकट पदार्थ होंगे, वहाँ पर पहुँच जाएंगे, और वहाँ से वो उन्हें फिर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार जल घोल के रूप में जैविकीय क्रियाओं में सहायक होता है। आगे है ताप नियंत्रक के रूप में, एज आ हीट कंट्रोलर। देखो पानी जो है एज आ हीट कंट्रोलर काम करता है। जैसे गाड़ियों में क्या होता है? रेडिएटर होता है, या आपके जो घरों में एसी लगा होता है उसमें रेडिएशन होती है, रेडिएटर होता है। उसका काम क्या होता है? जो बाहर पंखा लगा होता है और एक जाल लगा होता है, उसका काम क्या होता है? उसका काम यही होता है, गर्मी को बाहर निकालना। उसी तरह जो गाड़ी का रेडिएटर होता है वो भी यही काम करता है, गाड़ी की गर्मी को बाहर निकालता है। तो उसमें पानी काम करता है। उसी तरह हमारे शरीर का जो हमारा शरीर है उसका रेडिएटर भी पानी ही है, ठीक है। हमारे शरीर की गर्मी को पानी बाहर निकालता है। तो आमतौर पर जैसे हमारे शरीर का तापमान कितना होना चाहिए? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। तो जल शरीर में ताप नियंत्रक के रूप में काम करता है, ताप को कंट्रोल करने के रूप में काम करता है। जल द्वारा ही शरीर के विभिन्न भागों में संबंध रहता है। जल का संवहन का मतलब एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचना। इस तरह पूरे शरीर की त्वचा का तापक्रम नियामक रहता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो, इस तरह पूरे शरीर की चमड़ी का तापमान एक जैसा रहता है। जब शरीर का ताप बढ़ जाता है, जब शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तो हमारी त्वचा व श्वास संस्थान से जल, पसीने या वाष्प के रूप में बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। तो देखो क्या होता है, जब हमारा शरीर बुखार हो जाए हमें, या हमें अंदर शरीर में गर्मी पैदा हो जाए, तो उस वक्त क्या करता है शरीर के आपकी चमड़ी से या आपकी जीभ से पसीने के रूप में वो पानी बाहर निकलता है। असल में वो पानी क्यों बाहर निकलता है? क्योंकि अंदर से जो गर्मी है वो शरीर को गर्म कर देती है, ठीक है। तो उसी के कारण जो अंदर का पानी है वो बाहर वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। तो इससे शरीर को ठंडक मिलती है, ठीक है। जब हम गर्मियों में बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो अंदर गर्मी पैदा होती है, और उस गर्मी को बाहर निकालने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। पानी के रूप में, पसीने के रूप में उसे बाहर
निकाल दिया जाता है। अगर ऐसा ना हो तो शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, जैसे आपने गर्मियों में कुत्ते को देखा होगा, उसके शरीर की चमड़ी बाहर नहीं निकाल सकती पानी, पर उसकी जो ज़ुबान है, जो जीभ है उसकी, वो बाहर निकाल के रखता है, तो उसकी जीभ से वाष्प निकलते हैं, पानी निकलता है, जिससे उसका शरीर ठंडा रहता है। जब शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है तो हमारी त्वचा का श्वास संस्थान से जल पसीने या वाष्प के रूप में उत्सर्जित होने लग जाता है। जब यह जल वाष्प जब पसीना बनकर उठता है तो वाष्प बनने के लिए जल शरीर से अतिरिक्त गर्मी अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। इस तरह शरीर को ठंडा बना रहता है और शरीर का तापक्रम बढ़ नहीं पाता। यही कारण है कि अत्यधिक क्रियाशील रहने पर गर्मी के मौसम में ज़्यादा पसीना आता है, जैसे चीज़ से जल की जो अधिक हानि होती है। सर्दियों में पसीना कम आता है, ठीक है। तो सर्दियों में क्या होता है कि जो शरीर से गंदे पदार्थ हैं वो कैसे निकलते हैं, ज़्यादा यूरिन जो है वो ज़्यादा पास आउट होता है। तो उसी तरह देखिए शरीर से बाहर निकालने का भी ज़रूरी है, क्योंकि अंदर जो वेस्टेज है या जो अंदर जहरीले पदार्थ है पसीने से भी निकलते हैं, ठीक है। पसीने से जो हमारे शरीर के गंदे पदार्थ होते हैं, जो गंदे अंदर तत्व बच जाते हैं, वो पसीने से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अगला है ट्रांसफ़र ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों का हस्तांतरण। हस्तांतरण का मतलब ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो शरीर में देखिए पोषक तत्व पाचन क्रिया के दौरान कहीं एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, तो उनको शरीर के बाकी अंगों में पहुंचाना, सिर से लेकर पैर तक, दिमाग से लेकर पैर तक पहुंचाना, तो उसका काम कौन करता है? जल ही करता है। शरीर के फोकट पदार्थों को बाहर निकालना, वज्र पदार्थ, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, तो पहले बात कर चुके हैं। पसीने से और जो हमारे उत्सर्जन अंग हैं उन तक, जो निकासी वाले अंग हैं उन तक पहुंचाना। शरीर के नाजुक अंगों की सुरक्षा, ये बात मैं जब पहले भी आपको पहले पॉइंट में बता चुका हूँ। हमारे शरीर के जो नाजुक अंग हैं वो आमतौर पर थैली के रूप में शरीर के अंदर बचा के रखे हुए हैं प्रकृति के द्वारा। जैसे हमारा दिल है और हमारा दिमाग, ये बहुत ज़्यादा नाजुक अंग है। अगर इनको थोड़ी सी भी क्षति हो जाए, थोड़ी सी भी हानि हो, तो ये जीवन के लिए हानिकारक है, ठीक है। इसीलिए अगर सर पे चोट लगती है तो वहाँ उसका सारा जो शरीर का नियंत्रण है, सिस्टम है, वो सारा खत्म हो जाता है। तो जो हमारा दिमाग है उसके चारों ओर तरल भरा रहता है, जल भरा रहता है, तो उसी के वो एक सेफ्टी मेजर के तौर पर है, बचाने के लिए है, शरीर को उसकी सुरक्षा के लिए है। तो उसी तरह दिल, हृदय जो है उसके भी चारों ओर तरल की परत बनी रहती है ताकि उसे सीधे कोई नुकसान ना हो। अगला है स्नेहक के रूप में कार्य। स्नेहक यहाँ पे आप लिख सकते हो चिकनाई के रूप में कार्य, लुब्रिकेंट, चिकना रखना। तो पानी जो है, देखिए हमारे शरीर में जो अंग है वो, जैसे हमारा हृदय है, दिल है, वो धड़क रहा है, ठीक है, पंप करता है। तो अगर उसके आसपास लुब्रिकेंट ना हो तो वो दूसरे अंगों से या अपनी जो उसकी बाहरी परत है उसके साथ वो रगड़ खाएगा, ठीक है। देखिए कैसे प्रकृति ने सारा कुछ बनाया हुआ है सिस्टम। जैसे हम गाड़ियां देखते हैं, कोई उनके जो पुर्जे हैं एक दूसरे से घर्षण ना करें, तो वहाँ पर लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है, तेल का प्रयोग किया जाता है। तो उसी तरह कुदरत ने हमारे शरीर के अंदर ही जल को ऐसे लुब्रिकेंट के तौर पर प्रयोग किया हुआ है कि शरीर का कोई भी एक अंग दूसरे अंग से घर्षण ना करे, उसके बीच में जल बना रहता है, तो इससे नम रहते हैं हमारे अंग।